हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टीएच क्लासेस पर। हमारा मोटो है वी टीच यू अचीव, यानी हम पढ़ाएं और आप सभी अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करें। तो लेकर आ गई हूँ आप सभी बच्चों के लिए ज्योग्राफी 316 इसका कोड है। हिंदी मीडियम में आपके ओवरऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स जो कि बार बार रिपीट होते हैं। तो मैंने ये उन्हीं चैप्टर्स में से उठाए हैं जो कि आपके इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसको अप्रैल अक्टूबर दोनों बच्चे देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आंसर्स बार बार रिपीट जो हो रहे थे उनको मैंने एक तरह से सम अप करके वीडियो क्रिएट करने की कोशिश की है। होप आपको पसंद आए। ठीक है, और इस वीडियो से आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी होने वाली है, तो जल्दी से लाइक कर देना वीडियो को। ये पूरे ओवरऑल क्वेश्चन एंड आंसर्स देखने वाले हैं हम। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पहले देखेंगे 1 नंबर वाले क्वेश्चन जो 1 नंबर में बार बार रिपीट होते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊँगी 2 मार्क्स वाले, 2 से 3 मार्क्स में जो आते हैं, एंड उसके बाद हम लास्ट में जानेंगे 4 और 6 नंबर वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो 6 नंबर वाले क्वेश्चन जानने के लिए एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। एंड एट लास्ट मैं आपको मैप्स भी इसमें बीच बीच में दिखाती रहूँगी, किस तरीके से आपको मैप्स जो है फिल करने हैं ज्योग्राफी के। ठीक है, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, अच्छी तरीके से आपकी इस एक वीडियो से तैयारी होने वाली है अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी वीडियो को। सबसे पहले आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ कौन कौन से 1 मार्क के क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, भूगोल क्या है। भूगोल अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है 1 नंबर में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, भूगोल सभी भौतिक और मानवीय परिघटनाओं के अंतर संबंधों और इनके फलस्वरूप बनने वाले स्थल रूपों का अध्ययन है। ठीक है, तो भूगोल क्या है, भौतिक और मानवीय परिघटनाओं के जितने भी अंतर संबंध होते हैं उनका ये एक कह सकते हैं अध्ययन। तो आप क्या कीजिए, इनका है ना अच्छे से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके आप इसको पढ़ सकते हैं, और एल्स आप वीडियो से भी अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा आपका, भूगोल की कितनी शाखाएं हैं, तो भूगोल की 4 शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल, जैव भूगोल, मानव भूगोल एंड भूगोलिक विधि और तकनीक। ठीक है, उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन आ जाता है, भूगर्भ की 3 परतों के हमें नाम लिखने हैं। तो आंसर आ जाएगा स्थल मंडल, मेंटल और क्रोड। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं भूगर्भ की 3 परतें। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, पृथ्वी के केंद्र का तापमान कितना है। तो आंसर आ जाएगा आपका 4000 डिग्री से 5000 डिग्री सेल्सियस तक पृथ्वी का जो केंद्र है उसका तापमान इतना होता है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, महाद्वीप के उस जलमग्न भाग का नाम हमें बताना है जो कि तट रेखा से समुद्र की ओर धीरे धीरे नीचे होता चला जाता है। आंसर हो जाएगा इसका महाद्वीपीय निमग्न तट। ठीक है, उसके बाद 6th क्वेश्चन है, 2 उच्च ज्वार और 2 निम्न ज्वारों के बीच वास्तविक अंतर कितना होता है। तो इसमें हमें बताना है कि अंतर कितना होता है 2 उच्च ज्वारों के बीच में और 2 निम्न ज्वारों के बीच में। तो आंसर हो जाएगा इनके बीच का अंतर 12 घंटे और 25 से 26 मिनट का होता है। ठीक है, ये आपका 6th क्वेश्चन था। इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है, देखिए ये जो क्वेश्चन आने वाले हैं ये ऐसे ही आएंगे, थोड़े से इसकी जो लैंग्वेज है वो ट्विस्ट हो जाएगी, बट क्वेश्चन वही सेम होने वाले हैं, आंसर्स भी आपका सेम होने वाला है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज में डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपको मैं एक और चीज़ की जो है इन्फॉर्मेशन दे दूं, आपकी हिस्ट्री की 12th वाले बच्चों की क्लास जल्दी ही आएगी, और साथ साथ आपकी मैं इंग्लिश वाले बच्चों की 10th क्लास की अपलोड कर दूंगी क्लासेस। ठीक है, मैं उसमें आपको लेटर वगैरह अच्छे से बता दूंगी कैसे आपको सॉल्व करने और कैसे आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिल सकते हैं 10th में इंग्लिश के पेपर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। इसके लिए जल्दी से चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी जो भी लेटेस्ट वीडियो आए आपकी मिस ना हो। प्रश्न नंबर 7, नीली क्रांति क्या है, बहुत बार पूछा गया है। आंसर हो जाएगा, देश में मत्स्य उत्पादन में तीव्र वृद्धि नीली क्रांति कहलाती है, यानी जब भी मछलियों का उत्पादन ज़्यादा हो जाए तो वो नीली क्रांति कहलाती है। उसके बाद 8 क्वेश्चन ये भी 1 नंबर में आता है, कच्चे माल के स्रोत के आधार पर उद्योगों का 2 वर्गों में वर्गीकरण करना है। तो आंसर फर्स्ट है इसका, कृषि आधारित उद्योग होते हैं, उसके बाद खनिज आधारित उद्योग होते हैं, तो ये दोनों उद्योग होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आंतरिक अगले शैल का एक उदाहरण हमें देना है। तो आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट।
नेक्स्ट आपका 10th क्वेश्चन है, भूमंडलीय संतुलन का क्या अर्थ है? आंसर है इसका, भूमंडलीय संतुलन का अर्थ होता है भूमि संतुलन की स्थिति में। जब भी भूमि संतुलन की स्थिति में हो उसका मतलब भूमंडलीय संतुलन है। नेक्स्ट, संवहनी धाराएं कहाँ से उत्पन्न होती हैं? तो आंसर हो जाएगा संवहनी धाराएं जो होती है वो रेडियोधर्मी पदार्थों से उत्पन्न होती हैं। तो रेडियो जो हम यूज़ करते हैं उनसे ये संवहनी धाराएं उत्पन्न होती हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की हलचल से क्या तात्पर्य है? आंसर हो जाएगा वो हलचल जो पृथ्वी के आंतरिक या अंतर्जात बलों द्वारा पैदा होकर भूप्रपट्टी को प्रभावित करती है वे पृथ्वी की हलचल कहलाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आकस्मिक हलचल के दो परिणाम हमें बताने हैं। तो पहला ज्वालामुखी और दूसरा भूकंप। यानी जब एकदम से हलचल हो तो इसका मतलब दो परिणाम क्या हो सकते हैं, या तो ज्वालामुखी आए या फिर भूकंप आ रहा है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, ज्वालामुखी प्रक्रिया किसे कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा वो प्रक्रिया जिसके द्वारा ठोस, पिघले शैल और गैस पृथ्वी की आंतरिक भागों से मुक्त होकर उसके धरातल पर आती है, ज्वालामुखी प्रक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी के 3 कार्य क्या क्या हैं? तो आंसर हो जाएगा अपरदन, परिवहन, निक्षेपण। तो ये 3 कार्य करती है नदी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप टिक लगा लीजिए, एज इट इज़ आप इसको उतार भी लीजिए। नदी अपरदन किसे कहते हैं? तो आंसर है इसका, शैल पदार्थों के काटने और उनके हटाने की प्रक्रिया को नदी अपरदन कहते हैं। यानी जब नदियों से शैल पदार्थ कटने लग जाएं और फिर वो हटने लग जाएं वहाँ से, उसको कहते हैं नदी अपरदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिगत जल किसे कहते हैं? तो भूमिगत जल वर्षा का जल या हिम के पिघलने से बना जल जब भूमि के अंदर रिसकर शैलों में एकत्र हो जाता है तो वो भूमिगत जल कहलाता है। यानी भूमि के अंदर जब शैलों में जल एकत्रित होता है तो उसको भूमिगत जल कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्सूत कूप किसे कहते हैं? कूप का मतलब होता है कुआं। ठीक है, तो वो कुआं जिसमें भूमिगत जल अपने दबाव के कारण स्वतः धरातल पर निकलने लगता है वो होता है उत्सूत कूप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिम क्षेत्र किसे कहते हैं? हिम से सदैव ढके रहने वाले क्षेत्र को हिम क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट, हिमानी किसे कहते हैं? तो सिसकती हुई बर्फ की राशि को हिमानी कहते हैं। यहाँ पर आपके 1 मार्क क्वेश्चन हो रहे हैं कंप्लीट। नेक्स्ट आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं जो कि बार बार आते हैं। प्रश्न नंबर 21 है आपका, डेल्टा निर्माण के लिए 4 अनुकूल दशाएं हमें बतानी है। तो आंसर हो जाएगा, डेल्टा निर्माण के लिए अनुकूल दशाएं होती हैं। सबसे पहले बहुत अधिक मात्रा में तलछट की आपूर्ति करने के लिए नदी अपने ऊपरी मार्ग में ऊर्ध्वाधर एवं पार्श्व अपरदन करती है। तो ये पहली दशा है इसकी। ज्वार रहित तट होने चाहिए, डेल्टा के निकट उथला समुद्र। ठीक है, नदी के मुहाने के पास तीव्र लहरों का ना होना, क्योंकि तीव्र लहरें जो हैं वो तलछट को बहाकर ले जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको 4 दे दिए हैं दशाएं, इनमें से किन्हीं 2 का आप जो है लिख सकते हैं, किन्हीं 2 के अगर आपके पेपर में आता है तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। उसके बाद खनिज की परिभाषा लिखिए। तो खनिज एक प्राकृतिक रूप से प्राप्त अनैविक तत्व है जिससे कुछ भौतिक गुण और निश्चित रासायनिक संगठन होता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन, वायुमंडल की 2 प्रमुख गैसें कौन सी हैं? कई बार पूछा जाता है वायुमंडल में सबसे ज़्यादा योगदान देने वाली गैस कौन सी है? तो वो नाइट्रोजन। आपके पिछले ईयर के क्वेश्चन में एक आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर में। तो वो क्वेश्चन पेपर वाली वीडियो नहीं देखी है, मैंने अच्छे से आपको ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर समझाया है किस टाइप का आने वाला है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में। तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप का आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है और इसके साथ साथ कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद वायुमंडल की 2 प्रमुख गैसें कौन सी होती है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये 2 प्रमुख गैसें होती हैं, ये पिछले साल वाले क्वेश्चन पेपर में आया था। उसके बाद ओजोन गैस का क्या मुख्य कार्य है? ओजोन गैस जो होती है वो सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, अवशोषण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुदाब किसे कहते हैं? 2 नंबर में आता है। वायुमंडल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण उसके चारों ओर लिपटा रहता है। वायु का एक स्तंभ जो धरातल पर अपना भार डालता है उसे वायुदाब कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा महिलाओं और बच्चों के लिए चलाए गए
किन्हीं हमें 4 स्वास्थ्य कार्यक्रमों के नाम बताने हैं, तो हो जाएंगे आपके स्वास्थ्य कर्मों के नाम इस टाइप से कार्यक्रम। सबसे पहले राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी NRHM, जननी सुरक्षा योजना JSY, बालिका समृद्धि योजना BSY, किशोरी शक्ति योजना KSY। ठीक है, तो ये सारी योजनाएं जो हैं सरकार ने चलाई हुई हैं महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए। 27वां क्वेश्चन है, मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी किन्हीं 2 सामाजिक हमें कारणों की या कारकों की व्याख्या करनी है। तो पहला आप वननाशन लिख सकते हैं, वननाश से भी मृदा अपरदन होता है। अधिक चराई, मृदा अपरदन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, ज़्यादा अगर हम चराई कर दे, ज़्यादा अगर हम मतलब कि भैंसों को या फिर किसी और पशु को चरा रहे हैं, जिस वजह से भी मृदा अपरदन हो जाता है। भूमि उपयोग की प्रकृति के ऊपर भी मृदा अपरदन डिपेंड होता है। और कृषि विधियाँ, किस टाइप की हम कृषि विधि अपना रहे हैं, इस टाइप पे इसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। तो आप इनमें से किन्हीं 2 कारकों को लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 28 क्वेश्चन है, नॉर्वे उच्च अक्षांशों में स्थित है, लेकिन तब भी इसके बंदरगाह व्यापार के लिए पूरे वर्ष क्यों खुले रहते हैं, इसकी हमें पुष्टि करनी है। तो आंसर हो जाएगा इसका, गर्भधारा की एक शाखा नॉर्वे तब तक पहुंचती है, गर्भधारा पूरे क्षेत्र को जमने नहीं देती तथा तापमान अधिक बने रहते हैं। तो इस वजह से ये जो है इसके बंदरगाह हमेशा खुले रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई सारणी का अध्ययन कीजिए और इसके नीचे दिए गए प्रश्नों का हमें उत्तर देना है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखिए, आपको नीचे एक सारणी इस टाइप से दी जाती है, जिसमें हमें भारत के प्रमुख केंद्रों के औसत मासिक तापमान और वर्षा के बारे में बताया गया है। तो तापमान, त का मतलब है यहाँ पे तापमान और व का मतलब है वर्षा। ठीक है, तो ये पूरी सारणी आपको दी जाती है, इसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। जब आपको क्वेश्चन पेपर मिले तो अपना पेपर हमेशा अच्छे से पढ़िएगा, आपको समझ में आने लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपको क्वेश्चन समझने हैं, क्वेश्चन से ही आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसमें करना कुछ नहीं है। प्रश्न आपको देखिए, ये पूरी सारणी दी गई है, इसमें से नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनका आंसर करना है आपको। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, पूरे वर्ष अधिक वर्षण यानी वर्षा जहाँ पे हुई वो वाला स्थान बताना है। तो इसमें से देखिए, तिरुवनंतपुरम इसका आंसर है। तो यहाँ पे जितनी बार वर्षा हुई है ना, वो हमें कैलकुलेट करके यहाँ पे बता देना है, तो आंसर आपको अपने आप मिल जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, इसके लिए कोई एक कारण बताइए, किस लिए इतनी वर्षा हो रही है। तो पश्चिमी घाट पर समुद्र और घट के बीच में ये है, इसलिए यहाँ पे इतनी वर्षा हो रही है। उसके बाद 30th क्वेश्चन है, प्राकृतिक घटनाएं कब प्राकृतिक संकट बन जाती हैं। तो प्राकृतिक घटनाएं नव मानव के लिए खतरा पैदा करने लगती हैं, तो वो प्राकृतिक संकट बन जाती हैं जब वो मानव के लिए खतरा पैदा करने लग जाए। ठीक है, इसके बाद आपका 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। 31वां क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है और इस परत के कोई 3 लक्षण हमें बताने हैं। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभमंडल। इसके लक्षण है, ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है, पहले तो आप यही लिख देंगे लक्षण में। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और विषुवत वृत्त पर 18 किलोमीटर है। वायु में संवहनीय धाराएं हैं, इस परत में सभी मौसमी परिवर्तन होते हैं। तो इनमें से किन्हीं 3 को आप बता देंगे, आपको नंबर पूरे 4 के 4 मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे भी हमने लिखा हुआ है, ऊपरी सीमा क्षोभ सीमा और जो है इसमें मध्य मंडल होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल का क्या महत्व है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वायुमंडल के निम्नलिखित महत्व होते हैं। सबसे पहले तो वायुमंडल हमें क्या प्रदान करता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्राणी जगत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लिखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो पेड़ पौधों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, ये भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद वायुमंडल में विद्यमान धूल कण वर्षण के लिए अनुकूल दशाएं पैदा करते हैं। तो जो धूल कण होते हैं वायुमंडल में, वो वर्षा करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओजोन सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी किरणों से सभी प्रकार के जीवन की रक्षा करती है। तो वायुमंडल में ओजोन गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन होती है, इनको आप लिख लीजिएगा और 4 नंबर आपके पक्के। उसके बाद 33 क्वेश्चन है आपका, निम्नीकरण क्या है, संक्षेप में हमें समझाना है। तो निम्नीकरण क्या होता है, अपरदन की प्रक्रिया के द्वारा शैलों को घिसकर, खुरचकर या कटकर उनके मूल स्थानों से जब हटा दिया जाता है तो इसको कहते हैं निम्नीकरण। इससे ऊंचे स्थान धीरे धीरे नीचे होते जाते हैं। इस प्रक्रिया
प्रक्रिया को निम्नीकरण कहते हैं। निम्नीकरण में सबसे पहले तो अपक्षय का कार्य आता है, जिसमें घुसी हुई और खुरचे हुए शैल पदार्थ गुरुत्वाकर्षण शक्ति से नीचे की ओर खिसक जाते हैं। दूसरा, इसमें अपरदन का कार्य भी पूरा करते हैं। इस प्रक्रिया में तल संतुलन का कोई कारक शैल पदार्थों को मूल स्थान से हटाकर ले जाता है। तो निम्नीकरण उसी को कहते हैं जब जो मृदा है या फिर कोई भी एक चीज़ है जहाँ से शैल जो है वो घटकर या कटकर कम होने लग जाए और वो जगह जो है वो धीरे धीरे नीचे जाने लग जाए, तो उसको निम्नीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी को हमें परिभाषित करना है, इसके आपको नंबर मिलेंगे। और ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं ये हमें बताना है। तो ज्वालामुखी भूप्रपट्टी में वो क्षेत्रीय द्वार होता है जिनके द्वारा शैल पदार्थ, शैल के टुकड़े, राख, जल वाष्प और अन्य गर्म गैस धीरे धीरे और तेजी से उद्गार के समय निकलते हैं। ज्वालामुखी में क्या निकलता है आपने देखा भी होगा टीवी वगैरह में, शैल पदार्थ निकलते, शैल के टुकड़े, राख और जल्दी से इसमें गरम गरम गैसें निकलती हैं, है ना। तो इसकी 3 प्रकार होते हैं। पहला, सक्रिय ज्वालामुखी, वो जो वर्तमान में या हाल वर्षों में उद्गार हुए हैं या हो रहे हैं उसको कहते हैं सक्रिय, यानी अभी भी एक्टिव है वो। प्रसुप्त ज्वालामुखी वह जिनमें मानव इतिहास काल में कम से कम एक बार उद्गार हुआ है और वो वर्तमान में सक्रिय नहीं है, मतलब हुआ है उनमें उद्गार लेकिन अभी फिलहाल उसमें कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, अभी फिलहाल वो फट नहीं रहे हैं। विलुप्त ज्वालामुखी, वो दिन में लंबे मानव इतिहास काल में उद्गार नहीं हुए, मतलब इसमें काफ़ी टाइम हो गया उद्गार नहीं हुए लेकिन ये ज्वालामुखी हैं, ठीक है। 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे उत्तर की श्रेणी का हमें नाम बताना है और इस श्रेणी की कोई 3 विशेषताएं लिखनी है। आंसर हो जाएगा हिमालय की सबसे उत्तर की समांतर श्रेणी हिमाद्री है। हिमाद्री की 3 विशेषताएं हैं, मैंने 5 बताई हैं, आप इनमें से कोई 3 लिख सकते हैं। ये सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, ये तो आपको क्वेश्चन में ही आंसर मिल गया, राइट। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी, आप इसमें लिख सकते हैं सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, ठीक है। इसका एक पॉइंट तो यही हो जाएगा विशेषताओं में। पश्चिम से पूर्व की ओर ये लगातार फैली श्रेणी है। ग्रेनाइट रूपांतरित और सादी शैलों से बनी है। इस श्रेणी की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट भी इसी श्रेणी में स्थित है और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कई बार पूछ ली जाती है, 1 नंबर में 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। तो यहाँ पे माउंट एवरेस्ट भी इसी हिमाद्री श्रेणी में जो है उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव भूगोल क्या है, इसकी 4 उपशाखाएं बतानी है। मानव भूगोल पृथ्वी की सतह और मानव समुदाय के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। इसकी शाखाएं क्या है, मानव विज्ञान भूगोल, जिसमें भी हमें मानव विज्ञान के बारे में पता चले, सबसे बड़े पैमाने पर स्थानिक संदर्भ में विविध प्रजातियों का जहाँ से हमें अध्ययन पता चले वो है मानव विज्ञान। सांस्कृतिक भूगोल, ये मानव संस्कृति की उत्पत्ति, संघटकों और प्रभावों की चर्चा करता है। राजनीतिक भूगोल, ये स्थानीय संदर्भ में राजनीतिक परिघटनाओं का अध्ययन करता है तथा इसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक और प्रशासनिक प्रदेशों के उद्भव और रूपांतरण की व्याख्या करना है। तो संस्कृति में संस्कृति की व्याख्या होती है, राजनीतिक में राजनीति भूगोल की व्याख्या होती है। नेक्स्ट आपका ऐतिहासिक भूगोल है, जो भौगोलिक परिघटनाओं का स्थानिक और कालिक अध्ययन ऐतिहासिक भूगोल के अंतर्गत यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। तो इतिहास में क्या क्या चीज़ें हुई हैं वो स्थानिक और कालिक रूप में हमें मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 4 बिंदु बताते हुए भूगोल में क्रमबद्ध विधि और प्रादेशिक विधि क्या है, उनके अंतर स्पष्ट करने हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आया था, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आंसर हो जाएगा इस टाइप से, आपको टेबल में इसका आंसर देना है, ठीक है, अंतर बताना है, क्रमबद्ध विधि और प्रादेशिक विधि। तो क्रमबद्ध इन पद्धतियों द्वारा वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल का अध्ययन किया जाता है। एक प्रदर्शन इसमें तो क्या है, वायुमंडल का, जलमंडल का, स्थलमंडल और जितने भी जैवमंडल है उनका अध्ययन करते हैं। प्रादेशिक विधि में एक प्रदेश का अध्ययन किसी भी कार्य के आधार पर किया जा सकता है, जैसे उच्चावाच, वर्षा, वनस्पति इत्यादि। यहाँ प्रदेश का अध्ययन हो रहा है, यहाँ पे मंडलों का अध्ययन हो रहा है, ठीक है। इसके अंतर्गत घास, भूमि, वन, जीव जंतु के प्रकार, मानवीय गुणवत्ता, इस पर विशेष यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। इसमें प्रदेश बहुकारकीय हो सकते हैं या 2 से अधिक कारकों का इसमें संयोजन हो सकता है। सांस्कृतिक
जनसंख्या और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूपों में यहाँ पे गतिशीलता रहती है। यहाँ पे जो है प्रशासनिक इकाइयाँ जैसे राज्य, जिला, तहसील, यहाँ पे प्रदेशिक में प्रदेश से रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं, और इसमें हमारी मंडल यानी जैव मंडल, शोभ मंडल, जितने भी हमारे मंडल हैं उनसे रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं। ठीक है। क्षेत्रीय अध्ययन के लिए विधियों और तकनीकों, संख्यात्मक, गुणात्मक, मानचित्रात्मक विश्लेषण, GIS, GPS और रिमोट सेंसिंग से संबंधित है। यहाँ पर हमें तकनीकों की ज़रूरत होती है और इसमें प्रादेशिक विकास, प्रादेशिक नियोजन और समाज का नियोजन सम्मिलित होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैव मंडल शब्द को परिभाषित करना है और जैव मंडल के 3 भौगोलिक हमें घटकों की व्याख्या उपयुक्त उदाहरण देकर करनी है। तो आंसर हो जाएगा इसका, जैव मंडल पृथ्वी का संकरा मंडल है जहाँ सभी प्रकार का जीवन पाया जाता है। जैव मंडल जहाँ पे सभी प्रकार का जीवन मिले, ये संकरा मंडल वो क्षेत्र है जहाँ स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल मिलते हैं। तो जैव मंडल जो हमारी पृथ्वी है वो है मतलब जीवों का मंडल। ठीक है। इसके 3 प्रमुख घटक है, अजैविक, जल का चक्र यानी जहाँ पे जो है चीज़ें अभी उपस्थित नहीं है वो होती है अजैविक। ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जैविक आता है आपका, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीवाणु, इनसे हमारा जैविक बनता है। और उसके बाद ऊर्जा, ऊर्जा क्या होती है, जब मंडल का तीसरा ये है सबसे महत्वपूर्ण घटक है जिसके बगैर इस ग्रह पर जीवन संभव नहीं हो पाता। ऊर्जा यानी एनर्जी, हमारे पास एनर्जी ना हो तो हम काम नहीं कर पाएंगे, है ना। इस प्रकार ये जो होता है ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जैव मंडल के लिए, जैविक जीवन के उत्पादन और पुनरुत्पादन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस जैव में सभी जीव मशीन की भांति कार्य करने के लिए ऊर्जा का प्रयोग करते हैं और ऊर्जा के प्रकार को दूसरे में बदलते हैं। तो ऊर्जा की आवश्यकता जैव मंडल को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सूर्य जो है वो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है जिसके बगैर हम जैव मंडल की कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद 39वां क्वेश्चन है आपका, भारत की जनगणना के अनुसार शहरी या नगरीय क्षेत्र के लिए आवश्यक गुण या स्थितियां क्या है, उल्लेख करना है। तो आंसर हो जाएगा, भारत की जनगणना के अनुसार नगरीय अधिवास के विशेष गुण हैं, सभी नगरों में या तो नगर पालिका, नगर निगम, छावनी बोर्ड या फिर अधिसूचित नगरीय क्षेत्र समिति होगी। ठीक है। उसके बाद वह सभी क्षेत्र नगरीय अधिवास के रूप में जाने जाते हैं जहाँ कम से कम जनसंख्या 5000 व्यक्तियों की है। क्षेत्र में बसे पुरुष वर्ग के कार्यशील व्यक्तियों का 75% भाग कृषि कार्यों में लगे हैं। क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व कम से कम 4000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। हरित क्रांति, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में हरित क्रांति सीमित क्षेत्र में ही क्यों सफल रही, विवेचना करनी है। यानी जब हरित क्रांति आई तो वो कुछ लिमिटेड क्षेत्र में ही क्यों सफल रही है। आंसर हो जाएगा, हरित क्रांति एक सफल अभियान के रूप में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिद्ध हुआ क्योंकि इन राज्यों में शासकीय आर्थिक सहायता द्वारा कम दरों में उन्नत बीज, पर्याप्त रासायनिक खाद, सुनिश्चित सिंचाई सुविधाएं, आधुनिक कृषि उपकरण इत्यादि उपलब्ध कराए गए। परंतु देश के अधिकांश भागों में किसानों की बहुत बड़ी संख्या हरित क्रांति से लाभान्वित नहीं हो सकी। हालांकि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा सिद्ध हुई, लेकिन कुछ ऐसे देश भी थे, कुछ ऐसे भाग भी थे देश के जहाँ पे ये इतनी ज़्यादा मतलब एक्टिव नहीं हो पाई और लाभान्वित नहीं कर सकी। परिणाम स्वरूप हमेशा से बढ़ती आ रही कृषि विकास और ग्रामीण विकास की असमानताएं बढ़ती गई। हरित क्रांति के दरमियान कृषकों द्वारा अधिक कृषि उत्पादन के लालच में ज़रूरत से ज़्यादा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, खेतों में फसलों का अधिक और अनियंत्रित सिंचाई या फिर अव्यावहारिक कारणों से खेती की मिट्टियों में विकृतियाँ आ गई और इस क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या भी उभर कर आ गई। हरित क्रांति में क्या हुआ, कृषकों ने सोचा कि उनको अगर वो रसायन ज़्यादा डालते हैं तो बहुत ज़्यादा उनकी उत्पादन हो जाएगा और इस वजह से उन्होंने पूरी भूमि को ख़राब कर दिया। ठीक है। इसके बाद आपका 48वां क्वेश्चन, ये भी आपका 4 मार्क्स में आता है। ताप, जल और परमाणु ऊर्जा में हमें अंतर बताना है, भारतीय संदर्भ में इनकी उपयोगिता भी बतानी है। पहले हम ताप ऊर्जा देखते हैं। ताप विद्युत के प्रमुख स्रोत कोयला, डीजल और प्राकृतिक गैस हैं जिनका प्रयोग विद्युत उत्पादन में होता है। ताप विद्युती देश में बिजली की आपूर्ति में सबसे अधिक योगदान करते थे। उपयोगिता हो गई, ताप ऊर्जा जो है वो विद्युत का एक बहुत ज़्यादा, बिजली का एक बहुत ज़्यादा प्रमुख स्रोत है। ये कोयला, डीजल और
प्राकृतिक गैस है जिसकी वजह से देश में बिजली की आपूर्ति पूरी हो पाती है। उसके बाद जल ऊर्जा, भारत में जल विद्युत का विकास 19वीं सदी के अंतिम दशक में सन 1897 में दार्जिलिंग में बिजली की आपूर्ति हेतु जल विद्युत संयंत्र की स्थापना से शुरू हुआ था। और ये जल ऊर्जा जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लोगों के लिए। परमाणु ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जिसे नियंत्रित यानी गैर विस्फोटक नाभिकीय अभिक्रिया से उत्पन्न किया जाता है। वर्तमान में विद्युत उत्पादन के लिए वाणिज्यिक संयंत्र नाभिकीय विखंडन का उपयोग करते हैं। ये होती है परमाणु ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एल नीनो क्या है, भारतीय जलवायु को ये कैसे प्रभावित करता है। तो ये पूरा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन मैं आपको समझाती हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जलवायु को परिभाषित करें। एक प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 कारकों को हमें बताना है। परिभाषित करने का 1 नंबर, कारक बताने के आपको 3 नंबर मिलेंगे। टोटल मिलाकर आपके 4 नंबर बन जाते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर देख लीजिए। किसी बड़े क्षेत्र के पिछले अनेक वर्षों के औसत मौसम की दशाएं जो अपेक्षाकृत स्थायी होती हैं उसी को जलवायु कहते हैं। यानी पिछले अनेक वर्षों से जब औसत मौसम की दशाएं सभी स्थायी हो रही हैं उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, जलवायु। किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक समुद्र से कितनी दूरी है, मानसूनी पवनें, स्थलाकृति, पर्वतीय श्रेणियाँ। ठीक है, ये डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैप से रिलेटेड है। दिए गए संसार के मानचित्र पर 4 भौगोलिक लक्षण दर्शाए गए हैं। पर्वत, नदी, घास भूमि और देश। प्रत्येक संख्या के सामने संबंधित लक्षणों का हमें सही नाम आपकी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना होता है। काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज क्यों होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं यही उनको उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं और यही इनके आंसर्स हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको देखिए इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि आपको इस टाइप का ये मैप दिया जाएगा जिसमें कि आपको ABCD, ठीक है, इस टाइप से आपके लिखे होंगे कि भाई ए जो है आपका हिंट देने के लिए आपको A नंबर का जो है वो एक पर्वत है, तो उस पर्वत का नाम आपको बताना है कि इस मैप में वो पर्वत किस चीज़ के लिए है। तो आंसर देख लीजिए। पहला आपके लिए रोकी पर्वत, नेक्स्ट नील नदी, घास भूमि, ठीक है, और जापान देश की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद इंडिया का मैप आ जाता है। इंडिया के मैप में भी सेम यही चीज़ करनी है आपको। एग्जाम्पल के तौर पर नदी दिया हुआ है, पार्क दिया हुआ है, लौह इस्पात उद्योग का एक स्थान और कोयला क्षेत्र दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इस टाइप से आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स पे निशान लगाए हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स के आपको आंसर करने होते हैं। देखो, तो आंसर होगा इसका पहले पॉइंट का नर्मदा नदी, सेकंड है राष्ट्रीय उद्यान, थर्ड है आपका जमशेदपुर और चौथा है आपका नेवेली। ठीक है, आई होप यहाँ तक तो क्लियर हो गया मैप किस तरीके से आपको फिल करना है। और मैप के लिए आपको अच्छी तरह से जितने भी मैप्स आपकी बुक में उनको अच्छे से देखने हैं। ठीक है, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आगे बढ़ने से पहले लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने सभी साथियों के साथ ताकि सबकी मदद हो जाए। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और समझ आ रही है वीडियो, आगे लगता है कि हेल्पफुल वीडियोस आएंगी तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। और वैसे भी हेल्पफुल वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहती हूँ जिससे कि आपकी हेल्प काफ़ी अच्छे से हो जाए और आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी भी मैं करवाती ही रहती हूँ। तो नेक्स्ट आपके 6 मार्क्स से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं यहाँ से कि आपके 6 नंबर में भाई ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं बार बार पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि शैल क्या है। शैल के आर्थिक महत्व के 5 बिंदुओं का हमें वर्णन करना है। ठीक है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने पिक किया है। तो शैल जो है वो विभिन्न खनिजों का एक मिश्रण होता है। ये 1 या 2 खनिजों के भौतिक मिश्रण का समूह है। शैल के आर्थिक महत्व, ये मृदा शैलों से प्राप्त होती है। मृदा से मानव के लिए भोजन मिलता है, इसके साथ ही विभिन्न कृषि उत्पादों से उद्योग धंधों के लिए कच्चा माल भी प्राप्त होता है। तो मृदा जो है वो भी शैलों से प्राप्त होती है। भवन निर्माणकारी सामग्री भी शैलों से प्राप्त होती है, जैसे कि क्या क्या, ग्रेनाइट, नीस, बलुआ पत्थर, संगमरमर, जिससे कि हमारे घर जो है वो बनते हैं, वो भी हमें शैलों से ही मिलते हैं। खनिजों का स्रोत भी ये बहुत अच्छा है। खनिज आधुनिक सभ्यता आधारशिला है। धात्विक खनिजों में मूल्यवान सोना, प्लैटिनम, चांदी, तांबा से लेकर
एल्यूमिनियम और लोहा भी हमें शैलो से मिलता है। ठीक है, कच्चा माल भी हमें यहीं से मिलता है, जैसे कि सीमेंट और चूना। मूल्यवान पत्थर जो है वो भी हमें यहीं से मिलते हैं, यानी हीरा जो है वो बहुत ज़्यादा मूल्यवान पत्थर है, ये भी हमें शैलो से मिलकर बनता है। ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सारी जो महत्वपूर्ण खनिज ईंधन है वो भी हमें शैलो से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ शैलो से प्राप्त होने वाले हमने स्रोत आपको बताए। उसके बाद 47वां क्वेश्चन है, जल विभाजक विकास का क्या अर्थ है? जल विभाजक विकास द्वारा होने वाले 5 हमें लाभ बताने हैं। तो जल संभर का अभिप्राय एक ऐसे क्षेत्र से है जिसका जल एक बिंदु की ओर प्रभावित होता है। इस जल का योजनाबद्ध तरीके से उपयोग अच्छे परिणाम देने वाला बन सकता है। संबंधित क्षेत्र एक इकाई के रूप में गांव हो सकता है या फिर गांवों का समूह भी हो सकता है। जल विभाजक का मतलब जल संभर आ सकता है, जल संरक्षण आ सकता है, मतलब जल को बचाना। ठीक है, क्षेत्र में कृषि, बंजर वन आदि सभी प्रकार की भूमियां शामिल हो सकती हैं। इस प्रकार किसी क्षेत्र विशेष में जल के हर संभव उपयोग को ही जल विभाजक विकास यानी कि जल संग्रहण विकास कहते हैं। तो इसके लाभ क्या है? पीने और सिंचाई के लिए जल आपूर्ति करता है, जैव विविधता में वृद्धि करता है, जल में अम्लता का ह्रास करता है और जल के इकट्ठा होने से हमें मुक्ति दिलाता है। कृषि उत्पादन और उत्पाद में भी ये वृद्धि करता है, रहन सहन के स्तर में वृद्धि करता है। तो आप इनमें से किसी 3-4 पॉइंट्स को आप लिख लेना। नेक्स्ट आपको 48 क्वेश्चन दिख रहा होगा, तापमान वितरण के किन्हीं में 6 कारकों की उपयुक्त उदाहरण सहित व्याख्या करनी है। तो तापमान वितरण करने वाले कौन कौन से कारक है? सबसे पहले अक्षांश हो जाएगा। ठीक है, आप इसके बारे में अच्छे से ये देख लीजिए, पढ़ लीजिए आप इसको। नेक्स्ट, स्थल और जल की विषमता, इनके ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है, उच्चावच और ऊंचाई के ऊपर, पवनों के ऊपर, वनस्पति आवरण के ऊपर। ठीक है, इनके ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज पाइपलाइन परिवहन क्या है, इसके प्रमुख लाभ और साथ साथ इसकी सीमाओं का वर्णन करना है। तो भारत में पाइपलाइन परिवहन का प्रचलन अभी हाल में ही शुरू हुआ है। खनिज तेल, पेट्रोलियम के अन्य तरल पदार्थ और प्राकृतिक गैस का जो उत्पादन है वो क्षेत्रों से सीधे तेल शोधक संयंत्रों तक लिया जाए, इसलिए इन्होंने क्या पाइपलाइंस बिछा दी हैं जो कि परिवहन का काम करते हैं और ये एक भरोसेमंद साधन भी है। अब ठोस पदार्थ को भी अर्ध तरल अवस्था में बदलकर पाइपलाइनों में परिवहित किया जाता है। दूसरे परिवहन के साधनों की तुलना में पाइपलाइन परिवहन के विशेष लाभ है क्या? सबसे पहले तो ये दुर्गम, उबड़ खाबड़ जो विभाग हैं या फिर जो मार्ग है उनमें पड़ने वाले जलाशयों के पानी के नीचे से भी बिछाया जा सकता है। पाइपलाइन पानी के नीचे भी बिछाई जाती है, राइट। यद्यपि पाइप बिछाने की प्रारंभिक लागत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसके रखरखाव की जो लागत होती है जो बाद में लगती है वो कम होती है। ठीक है, उसके बाद परिवहन पाइपलाइन जो होती है, पाइपलाइन परिवहन, इसके द्वारा पदार्थों की आपूर्ति अनवरत रूप से सुनिश्चित होती है। इस परिवहन साधन में तरल पदार्थों के वाहनांतरण प्रक्रिया में बहुत समय बचता है, मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम ही हमारा बचा लेती है। पाइपलाइन में जो है ऊर्जा की खपत भी बहुत कम होती है। उपरोक्त के बावजूद, मतलब इस जो हमने लाभ बताए इनके बावजूद इसकी कुछ सीमाएं हैं। सबसे पहले तो ये एक बार लग गई तो लग गई, इसको बदला नहीं जा सकता, राइट, वही चीज़ लिखी हुई है। इसके बाद इसकी जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित करना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है, क्योंकि पाइपलाइन है, अगर हम गैसेस डालेंगे तो एकदम से विस्फोट होने की भी संभावना, अगर कहीं से लीकेज हो जाती है तो, है ना, कहीं से रिसाव का पता लगाना भी हमारे लिए कठिन कार्य बन जाता है कि कहीं से रिसाव तो नहीं हो रहा है, कहीं से लीकेज तो नहीं है ना। तो वही चीज़ है इसमें। उसके बाद आपका 50वां क्वेश्चन है, भारत में बाढ़ नियंत्रण के किन्हीं 4 उपायों का हमें बताना है। तो बाढ़ रोकने के क्या क्या उपाय हैं? संग्रहण जलाशय बनाने चाहिए, तटबंध होना चाहिए, ठीक है, वृक्षारोपण होना चाहिए यानी वृक्षों को उगाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, प्राकृतिक अपवाह तंत्र की पुनर्स्थापना होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके 4 हैं, इसमें आपके 6 नंबर मिल जाएंगे। 51 क्वेश्चन आपका देख लीजिए, खनिज उत्खनन द्वारा उत्पन्न किन्हीं 3 समस्याओं की हमें व्याख्या करनी है और इसके साथ साथ खनिज संसाधनों के संरक्षण के किन्हीं 3 जो है उपायों की भी हमें चर्चा करनी है। तो क्या क्या इसकी समस्याएं हैं? खनिजों का तीव्रता से समापन हो रहा है, पारिस्थितिकी की कुछ समस्याएं भी होती हैं। ठीक है, ये पूरा है, आपको पूरा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अधिक कौशल युक्त उपयोग भी इसका हो रहा है। इसके अलावा देख लीजिए क्या क्या इसके संस्थाओं का संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय हैं। पुनर्चक्रण, पुनरुद्धार, ठीक है।
उसके बाद बात आती है आपकी यहाँ पर आपके बुक वाइज तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म हो जाते हैं। मॉड्यूल वाइज स्टार्ट करती हूँ। मॉड्यूल 10A आपकी जो है मॉड्यूल 10A और 10B में से आएगी चॉइस, ठीक है। तो जिन बच्चों को 10A समझ आ रहा है वो वाले क्वेश्चन करिएगा, दोनों नहीं करने हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, दोनों बिल्कुल मत कीजिएगा। जिसको 10A समझ आ रहा है वो 10A करना, जिसको समझ आ रहा है 10B वो 10B करना, ठीक है। तो 10A का नाम है स्थानीय क्षेत्र नियोजन। तो इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है स्थानीय क्षेत्र नियोजन के लिए किन्हीं 4 मौलिक आवश्यकताओं को बताना है। तो पहला हो जाएगा उद्देश्य या लक्ष्यों को सुव्यवस्थित रूप में अभिव्यक्त करना, ठीक है। नियोजन के लक्ष्य और प्राथमिकताएं जिन्हें प्राप्त करने हैं उनको निर्धारित करना। योजना को कार्यान्वित करने के लिए संसाधनों का संग्रह। योजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक सामाजिक समूह या संगठन सृजित करना। पूरा इसका आंसर है क्षेत्र से जानकारी इकट्ठा करने में की जाने वाली किन्हीं 4 सावधानियों की हमें सूचना बनानी है। तो आपका ये 53rd क्वेश्चन है जिसमें हमें बताना है कि अगर हम किसी क्षेत्र से कोई पर्टिकुलर लोगों से जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं तो उसके लिए हमको क्या क्या 4 सावधानियों का मतलब सावधानियां हमें बरतनी पड़ेंगी। सबसे पहले साक्षात्कारता जो है मतलब जो इंटरव्यू ले रहा है, जो जानकारी ले रहा है, उसका दोस्ताना व्यवहार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो गुस्से में बात कर रहा है तो कौन उससे जानकारी देगा, है ना। तो उसका दोस्ताना व्यवहार होना चाहिए। उसके बाद वो जो है वो उत्तरदाता मतलब जिससे वो बात कर रहा है उसकी किसी भी भावना को ठेस ना पहुंचाए, ठीक है। उसके बाद सामाजिक रूप से जितने भी अस्वीकार्य प्रश्न होते हैं उनको छोड़ देना चाहिए। थोड़े से इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो कि लोगों को पसंद नहीं होते तो उनको छोड़ देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 4th पॉइंट है उत्तरदाता को क्षेत्र कार्य के उद्देश्य के विषय में स्पष्ट कर देना चाहिए ताकि वह सही जानकारी दे सके। यानी उसको ये बता देना चाहिए भाई इस चीज़ के लिए मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ ताकि उसको भी समझ आए सामने वाले बंदे को और वो सारे क्वेश्चन सही से आंसर कर सके। 54th क्वेश्चन फोटोग्राफिक तकनीक द्वारा आंकड़ों के निरूपण की 4 विधि लिखनी है। सबसे पहली ग्राफीय प्रस्तुतिकरण, ठीक है, मिश्रित ग्राफ, आरेखीय प्रस्तुतिकरण जिसके 2 पॉइंट्स होते हैं दंड आरेख और पाई आरेख, ठीक है। उसके बाद आपका मानचित्र द्वारा आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, ये 4 आपके पॉइंट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट 55th एंड द लास्ट क्वेश्चन गंदी बस्तियों को सुधारने की यानी उसकी दशा सुधारने के लिए 4 उपाय सुझाने हैं। तो सबसे पहला हो जाएगा मलिन बस्ती क्षेत्र मानव अधिवास के सर्वाधिक वंचित ठिकाने हैं। यह शहरी निर्धनों का आश्रय स्थल होता है, यानी जो शहरों में गरीब लोग होते हैं उनका आश्रय स्थल होता है। क्षेत्रीय सर्वेक्षण और भी अन्य शहरों में मलिन बस्ती सुधार के अनुभवों के आधार पर इनका जो है नियोजन कैसे किया जा सकता है, ये सुझाव हैं। पहला मूलभूत सामाजिक संसाधनों की व्यवस्था करनी चाहिए। उसके बाद आर्थिक धंधों के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। अन्य कल्याण कार्य करने चाहिए। पर्यावरणीय गुणवत्ता नियंत्रण इनसे करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन आंसर्स हो जाते हैं कंप्लीट। आई होप पूरी वीडियो आपने देखी और आपको पता चल गया हो कि मैं आ गया हूँ कैसे क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं आपके क्वेश्चन पेपर में। और अभी भी अगर कोई आपका डाउट है तो मुझसे शेयर करना ना भूलें। जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं क्या समझ में नहीं आया। अगर समझ आया है और वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने सभी साथियों के साथ। चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, वो तो बिल्कुल फ्री है आप सभी के लिए, है ना। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि सारे लेटेस्ट अपडेट सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। आप हमें जो है ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं TH क्लासेस के नाम से। इसके साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं TH क्लासेस, जिसका PDF आपको जो है इस चीज़ का भी PDF वहाँ पर सभी अवेलेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप अच्छी तरह से वीडियो समझ आई हो। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।